नमस्कार दोस्तों, सोशल साइंस गुरु के यूट्यूब चैनल में विक्रम कुमार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। और आज की इस कक्षा में हम पढ़ने जा रहे हैं अधिगम सिद्धांत, स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो स्किनर ने जो प्रयोग किए थे चूहे और कबूतर पे, चूहे पे और कबूतर पे इनका प्रयोग किया था। और ये जो बॉक्स दिखाई दे रहा है इसको हम स्किनर बॉक्स भी कहते हैं, जिस पर स्किनर जी ने इस पे प्रयोग किया था। ये स्किनर जी है। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर नहीं करते हुए कक्षा को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, स्किनर का यह सिद्धांत कार्यात्मक सिद्धांत है। कौन सा सिद्धांत है? कार्यात्मक सिद्धांत, जो कि थॉर्नडाइक के अंतर्गत चयन और संयोजन नियम पर आधारित है। स्किनर ने व्यवहार के दो वर्गों में विभाजित किया है। व्यवहार को यानी कि रिस्पॉन्स को, व्यवहार को दो वर्गों में विभाजित किया है। अनुक्रियात्मक व्यवहार और क्रिया प्रसूत व्यवहार, यानी कि रिस्पोंडेंट बिहेवियर और ऑपरेंट बिहेवियर। ये दो व्यवहार में स्किनर जी ने इसको डिवाइड किया है। तो स्किनर का जो क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत है, और उन्होंने जो दो प्रयोग किए, कितने प्रयोग किए थे? दो प्रयोग किए थे। पहला प्रयोग उन्होंने चूहे पे किया और दूसरा प्रयोग उन्होंने कबूतर पे किया था। ये जो आपको दिख रहा है इसको स्किनर बॉक्स बोलते हैं। स्किनर बॉक्स, स्किनर बॉक्स कहा जाता है इसे। आप इसको थोड़ा समझेंगे। स्किनर ने जब अपना प्रयोग किया तो उन्होंने एक बॉक्स लिया, उसमें चूहे को कैद कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे लाइट्स और लाउड स्पीकर लगा दिया, लाइट लगा दिया और लाउड स्पीकर लगा दिया। ये दोनों लाइट है और ये लाउड स्पीकर है। और ये फूड डिस्पेंसर है जिसमें खाना रखा हुआ है। और ये रिस्पॉन्स लीवर है। और ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब जब भी अब चूहे को तो पता नहीं है कि जब मैं इसको दबाऊंगा तो ये खुलेगा और मैं खाना खाऊंगा। तो चूहे ने क्या किया, जाने अनजाने में इस पर पैर रखा, मतलब इसको छेड़ा और उसने देखा कि ये बॉक्स खुला। फिर बार बार करते करते छेड़ा और ये बॉक्स खुला। और जब ये बॉक्स खुला तो इसे पता चल गया कि इसको दबाने से ये खुलेगा और मुझे खाना मिल जाएगा। तो इसका व्यवहार में परिवर्तन आ गया। जब एक चीज़ को उसने बार बार की तो उसके व्यवहार में परिवर्तन आ गया। और एक बार बार प्रयास ये व्यवहार करते, बार बार कोशिश करते हुए इसने ये सीख लिया कि इसको दबाने से ये खुलेगा और मैं भोजन प्राप्त कर लूंगा। तो इस टाइप से उसने ये प्रयोग किए। और दूसरा प्रयोग किया था उसने कबूतर पर। चलिए आगे हम पढ़ते हैं। देखिए, क्रिया प्रसूत का अनुबंधन सिद्धांत के प्रतिपादक बीएफ स्किनर थे। इनका पूरा नाम बीएफ स्किनर। स्किनर एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। कौन से मनोवैज्ञानिक थे? अमेरिकी। उन्होंने अपने इस परीक्षण की शुरुआत 1938 में की। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक स्किनर ने सीखने की प्रक्रिया के स्वरूप को समझने के लिए सर्वप्रथम दूसरे मनोवैज्ञानिक द्वारा किए गए प्रयोगों और निष्कर्षों और सिद्धांतों का अध्ययन किया। सबसे पहले उन्होंने जो ऑलरेडी सिद्धांत दे चुके थे, जैसे पावलोव ने जो रिफ्लेक्स एक्शन का सिद्धांत था, रिफ्रोस्मेंट का संप्रत्यय दिया था, उनको साझा किया। उसके उपरांत उन्होंने स्वतंत्र रूप से प्रयोग किए। और स्किनर ने सीखने के सिद्धांत को स्पष्ट करने के लिए अपना दूसरा प्रयोग 1943 में किया, एक कबूतर पे किया। तो पहला चूहे पे 1938 में किया और दूसरा कबूतर पे कब किया था? 1943 में किया था। ये किया था आपको 1938 में चूहे के ऊपर प्रयोग किया था, और ये प्रयोग किया था आपका 1943 में इस पे प्रयोग किया गया। आप देख सकते हैं ना, ये मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ। ये चूहा है, ये विद्युत जाल है, ये लीवर है, ये प्रकाश है, ये स्पीकर, ये भोजन है। तो जब ये लीवर को दबाता तो स्पीकर बजता और भोजन नीचे की तरफ आता। तो इस प्रकार से ये स्किनर बॉक्स है। और ये कबूतर है। आप देखते हो ये फलक कुंजी है, ये भोजन की खिड़की है। जब ये इस पर चोंच मारता, जब ये इस पर चोंच मारता तो खिड़की खुल जाती और दाना इसके अंदर आ जाता। जब चोंच मारता तो जब ये चोंच मार के जब ये खाना इस पर आ रहा था, तब इसको ये पता चल गया कि इस पर चोंच मारने से खाना यहाँ से आ जाएगा। तो इस प्रकार से इन्होंने इस पर प्रयोग किए।
स्किनर के अनुसार अनुक्रिया, अनुक्रिया मतलब रिस्पॉन्स के समान ही अनुबंध भी दो प्रकार के होते हैं, यानी कि अनुबंध भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है उद्दीपक अनुबंध, जिसे बोलते हैं स्टिमुलस कंडीशनिंग, एस कंडीशनिंग। दूसरा होता है अनुक्रिया अनुबंध, रिस्पॉन्स कंडीशनिंग और आर कंडीशनिंग बोलते हैं इसको। स्किनर ने भी अनुक्रिया के दो प्रकार की बात बताई। पहला, प्रकाश में आने वाले अनुक्रिया, यह प्रेरक द्वारा प्रकाश में लाई जाती है, उत्सर्जित अनुक्रिया प्रेरक द्वारा संबंधित नहीं होते। ठीक है दोस्तों, ये स्किनर बॉक्स है और ये चूहे जिस पे इन्होंने प्रयोग किया था। तो उन्होंने बताया था स्टिमुलस कंडीशनिंग, एस कंडीशनिंग और अनुक्रिया। जब इसने लीवर दबाया और भोजन आया तब इसने की थी एस कंडीशनिंग, लेकिन बार बार जब इसने लीवर दबा के जब इसको पता चल गया कि लीवर दबाने से भोजन आ जाएगा, तब हुई थी आर कंडीशनिंग, यानी रिस्पॉन्स कंडीशनिंग। स्किनर की अनुक्रिया अनुबंधन को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं क्योंकि यह क्रिया प्रसूत व्यवहार का अनुबंधन है, यानी कि स्किनर के सिद्धांत में जो अनुबंधन है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो पुनर्बलन के साथ संबंधित है। किसके साथ? रीफोर्समेंट, क्योंकि जब तक बार बार रीफोर्समेंट नहीं करेंगे अनुबंध नहीं होगा। साथ ही स्किनर उत्सर्जित अनुक्रिया को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। मतलब उत्सर्जित का मतलब होता है कि रिस्पॉन्स में, रिस्पॉन्स करने में, क्योंकि यदि एक क्रिया प्रसूत को घटित होने के बाद पुनर्बलन उद्दीपन प्रस्तुत किया जाता है तो शक्ति में वृद्धि होती है। मान लीजिए कोई कबूतर है और उसे एक दाना दिया गया और एक दाना देने के बाद वो शांत हो गया, ठीक है, तो लेकिन जब आप उसको और मोटिवेट करने के लिए क्या करोगे? एक दाना यहाँ डालोगे फिर वो यहाँ आएगा, फिर एक दाना यहाँ डालोगे तो फिर यहाँ आएगा, फिर एक दाना डालोगे तो यहाँ आएगा। तो ये बार बार जो दाना डाल रहे हैं वो उसको क्या कर रहा है? हम पुनः रिफोर्समेंट कर रहे हैं और वो दाना खाते खाते एक टाइम बाद उस पिंजरे से बाहर आ जाएगा। इस तरीके से पुनर्बलन उद्दीपक किया जाता है। ठीक है दोस्तों, जैसा कि ये आप देख रही हैं स्क्रीन, ये यहाँ पे चोंच मारेगा, ये फूड स्किनर है, ये कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है, ये स्किनर बॉक्स है। चोंच मारेगा तो ये खुलेगा और इसमें दाना आएगा, फिर चोंच मारेगा तो फिर खुलेगा, ये दाना मारेगा। लेकिन हमें यहाँ पे रिस्पॉन्स करने के लिए लाइट दिखानी पड़ेगी, तभी कबूतर को उस उद्दीपन की तरफ वो आकर्षित होगा ना, तभी आकर्षित होगा, तभी वो यहाँ पे चोंच मारेगा। लेकिन अगर ये लाइट नहीं दिखाई जाएगी तो चोंच भी नहीं मारेगा। ऐसा ये स्किनर बॉक्स है जहाँ पे ये लाइटिंग दबाई गई है और लाइटिंग दिखाई जाती है। जब ये लाइटिंग दिखती है तो ये रिस्पॉन्स करते हैं, रिस्पॉन्स में जाने अनजाने में इस पे हाथ लगता है इसका चूहे का और फिर इसे भोजन मिलता है। और बार बार करने पे इसे ये बार बार पुनर्बलन करने पर इसे ये हैबिट हो जाती है कि इसको दबाने से भोजन मिलेगा। चलिए बात करते हैं स्किनर द्वारा किया गया प्रयोग। स्किनर ने चूहे और कबूतरों पर विविध प्रयोग किए। इस हेतु स्किनर ने एक विशेष बॉक्स बनाया जिसे स्किनर बॉक्स कहा जाता है। इस बॉक्स में एक लीवर था जिसे दबते ही खट की ध्वनि होती थी और लीवर का संबंध एक प्लेट से था जिससे खाने का टुकड़ा आ जाता था। इस बॉक्स में भूखे चूहे को बंद किया गया। चूहा जैसे ही लीवर को दबाता था खट की ध्वनि की आवाज़ होती थी और उसे खाना मिल जाता था। यह खाना उसकी क्रिया के लिए पुनर्बनन यानी रीफ्रोस्टमेंट का कार्य करता था। यानी कि खाना दिखाया तो उसे मोटिवेट हो रहा और वो बार बार कोशिश कर रहा था। इस प्रयोग में चूहा भूखा होने पर लीवर को दबाता था और उसे भोजन मिल जाता था। इसी आधार पर स्किनर ने कहा कि यदि किसी क्रिया के बाद कोई पुनः बलन प्रदान किया जाए तो उद्दीपक यानी भोजन प्राप्त होता है, उस क्रिया की शक्ति में वृद्धि हो जाती है। यानी पुनर्बनन से क्या होती है? शक्ति में, उसकी एक्शन करने की शक्ति में वृद्धि हो जाती है और क्रिया प्रसूत की प्रक्रिया का जो तत्व है वो हमें समझ में आ जाता है। ठीक है दोस्तों, और इसमें जो क्या क्या स्टेप होते हैं वो पढ़ लेते हैं। एक पहला होता है आकृतिकरण। आकृतिकरण का मतलब तो दिखाया जाना, इसके बारे में पढ़ते हैं। क्रिया प्रसूत अनुबंधन में आकृतिकरण एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है। जीव के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए कुछ चयनित पुनर्बलन का विवेकपूर्ण प्रयोग करना होता है। आकृतिकरण की प्रक्रिया में 3 महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक नियम हैं। यानी कि जब भी हम ये चाहते हैं कि
का यूज करो तो एक स्टेप टू स्टेप बाद पुनर्बलन दिया जाता है कि एक यहाँ दिया, फिर एक अंतराल पे दिया, फिर एक अंतराल पे दिया। इसी को हम आकृतिकरण कहते हैं। अब इसमें 3 नियम कौन से? अनुक्रिया का सामान्यकरण नियम। जब अनुक्रिया को दोहराया जाता है तो प्राय उसमें समान प्रकार के ही कार्य किए जाते हैं, अर्थात उद्दीपक के प्रति समान प्रकार के कार्यों की प्रतिक्रिया की जाती है। अतः विशेष प्रकार की अनुक्रिया को दोहराना ही, यानी विशेष प्रकार की अनुक्रिया को दोहराना ही अनुक्रिया का सामान्यकरण कहलाता है। दूसरा, आदत प्रतिशब्दा यानी कॉम्पिटिशन। यहाँ आकृतिकरण का द्वितीय नियम है, जीव अनुक्रियाओं में से किसी सर्वोत्कृष्ट अनुक्रिया का चयन करना। इसमें उसी क्रिया को बार बार दोहराया जाता था और इसमें सर्वोत्कृष्ट अनुक्रिया का चयन, इस चयन के लिए आदतों में प्रतिशब्दा होती थी, यानी कि कंपटीशन होता था। और जो सही आदतों में और जो सही आदत होती थी उसमें बार बार उसको रिफोर्समेंट करते थे ताकि उसको मोटिवेशन मिले। तीसरा है श्रृंखलाबद्धता, यानी जो भी प्रयास किए जाए उसे श्रृंखलाबद्ध होने चाहिए, यानी कि पहला प्रयास किया गया, फिर होना चाहिए दूसरा, फिर होना तीसरा चाहिए, फिर चौथा, ऐसे स्टेप टू स्टेप श्रृंखलाबद्ध प्रयास होना चाहिए। यानी कि इसमें हमने क्या सीखा स्किनर के नियम में कि ये बार बार दोहराया जाना चाहिए और जो सर्वोत्कृष्ट अनुक्रिया है उसका चयन किया जाना चाहिए और जो सर्वोत्कृष्ट अनुक्रिया का चयन किया जाना चाहिए उसे श्रृंखलाबद्ध किया जाना चाहिए, तब जाके व्यवहार में परिवर्तन स्थायी रूप से आता है। चलिए बात करते हैं आगे। विलोप। विलोप का मतलब होता है भूल जाना। अगर हम अनुबंध में समय के अंतराल पे पुनर्बलन ना दिया जाए, रिफ्रेशमेंट ना किया जाए तो वो भूल जाता है। देखो, अनुबंध स्थापित हो जाने के बाद कुछ प्रयासों तक ही उचित अनुक्रिया मिलना समाप्त हो जाए तो पुनर्बलन का विलोप करके कोई अन्य सशक्त पुनर्बलन दिया जाना चाहिए। मतलब पहले उसने जो वो बजर दबाया था, घंटी बजर जो होता लीवर दबाया था, लीवर जब दबाते ही भोजन मिल गया, तो अब क्या करते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसके व्यवहार में परिवर्तन करना है, तो ये जो लीवर की जगह हम दूसरा कोई ऑब्जेक्ट भी यूज कर सकते थे ताकि इसे भोजन मिल जाए। तो इस तरीके से हम इसका विलोप कर सकते हैं और विलोप की जगह कोई नई चीज इसको सिखाई जा सकती है। ये ध्यान रखना, ये सिखाई जा सकती है। तो इस तरीके से हम सशक्त पुनर्बलन यूज कर सकते हैं इसका विलोप करके। स्वत पुनर्स्थापन। स्वत पुनर्स्थापना में आशय है कि पुनर्बलन का विलोप हो जाने पर कुछ समय बाद पुनः उसे पुनर्बलन दिया जाता है तो अनुक्रिया का सत्य पुनर्स्थापन हो जाता है। मतलब इसका विलोप होने के बाद जब पुनः इसको रिफोर्समेंट किया जाता है तो फिर इसका पुनः मतलब ये चीज ये दोबारा ही सीख जाएगा। पुनर्बलन का संप्रत्यय। स्किनर ने 2 प्रकार के पुनर्बलन बताए हैं। पुनर्बलन पहला है आपका सकारात्मक, दूसरा है नकारात्मक। सकारात्मक हम पुरस्कार या प्रशंसा करते हैं और नकारात्मक दंड या निंदा करते हैं। देखिए, पॉजिटिव रिफोर्समेंट, धनात्मक पुनर्बलन उसे कहते हैं जो किसी उद्दीपक की उपस्थिति से मिलता है, जैसे कि भूखे कबूतर को भोजन मिलता है, तो ये पॉजिटिव है। अगर कोई बच्चा अच्छा काम करता है तो हम उसे कैंडी देंगे, जब उसे कैंडी मिलेगी तो उसे उस क्रिया को करने में और भी मजा आएगा। फिर जब वो दूसरी क्रिया करेगा फिर हम उसे फिर प्राइज देंगे, पुरस्कार देंगे, तो इस तरीके से इसे मोटिवेशन मिलेगी बार बार रिफोर्समेंट करके। दूसरा है ऋणात्मक पुनर्बलन। ऋणात्मक पुनर्बलन उसे कहते हैं जो किसी उद्दीपक की अनुपस्थिति से मिलता है, जैसे किसी शिक्षक की अनुपस्थिति में उस शिक्षक से डरने वाले बालक की अनुक्रिया में वृद्धि होता है। मान ली क्लास में कोई एक बच्चा टीचर से डरता है और जो टीचर नहीं आया तो क्या होगा, उसकी जो अनुक्रिया होगी, जो उसकी एक्टिविटी है उसमें वृद्धि हो जाएगी और वो बदमाशी या शरारत करने लग जाएगा। लेकिन जैसे ही टीचर आएगा और टीचर ने उसे दंड दिया और बार बार दंड दिया तो उसके जो दिमाग में जो रिस्पॉन्स करने की प्रक्रिया है वो प्रभावित हो जाएगी। तो 2 प्रकार के रिफोर्समेंट होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो शिक्षा जगत में हमेशा पॉजिटिव रिफोर्समेंट ही यूज किया जाता है क्योंकि इससे बच्चे को मोटिवेशन मिलती है और जिसके द्वारा हम उसके व्यवहार में परिवर्तन कर सकते हैं। अब पुनर्बलन एक होता है प्राथमिक पुनर्बलन जिसे प्राइमरी रिफोर्समेंट कहते हैं।
प्राथमिक पुनर्बलन से तात्पर्य उस पुनर्बलन से होता है जो किसी उद्दीपक से सीधा प्राप्त होता है, जैसे भूख, प्यास, काम आदि प्राप्त होने वाले यानी कि हमें भूख लगी है तो भूख लगने पे हम खाना खाएंगे, अब भूख नहीं लगी होगी तो हम खाना नहीं खाएंगे, तो प्राइमरी है। इसे किसी को ये रीफोर्समेंट अपने आप होती है, स्वैच्छिक होती है, ऐच्छिक होती है, ठीक है, इसे किसी के द्वारा फोर्स नहीं किया जाता, ये अपने आप ही होती है ऐच्छिक। दूसरा गौण पुनर्बलन। गौण पुनर्बलन से तात्पर्य उस पुनर्बलन से होता है जो प्राथमिक पुनर्बलन प्रदान करने वाले उद्दीपक के साथ लगातार उपस्थित होने के कारण प्राप्त होता है, जैसे भोजन के साथ घंटी की ध्वनि को लगातार सुनने से कुत्ते की अनुक्रिया पुनर्बलन में मिल जाता है। अब जैसे उसे भूख लगी तो उसने खाना खाया, लेकिन अगर भूख का संबंध हम घंटी से कर देंगे कि घंटी बजी और घंटी बजने पे हमने उसे खाना दिया, तो इसका जो पुनर्बलन है वो घंटी के साथ जुड़ गया ऑब्जेक्ट का। पहले वो डायरेक्ट खा रहा था, लेकिन अब घंटी बजी तो खा रहा है, तो ये जब घंटी बजेगी तब उसे खाना मिलेगा। तो इस तरीके से हम उद्दीपक के माध्यम से उसके व्यवहार में परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे कि कोई कक्षा में, क्लास में कोई बच्चा किसी क्वेश्चन का आंसर देता है तो उसे रिफोर्समेंट करने के लिए टॉफी दी जाती है। अब अगर वही टीचर उस बच्चे को रोज रोज ट्रॉफी देगा तो जब भी वो टीचर ट्रॉफी दिखाएगा तो बच्चा ये समझेगा कि अब ये सर क्वेश्चन पूछेंगे और मैं उसका जवाब दूंगा तो मुझे ये टॉफी मिल जाएगी। और एक टाइम के बाद वो टॉफी दिखानी बंद कर देंगे और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे तो बच्चा बता देगा, क्योंकि उसकी आदत कैसे हो गई है क्वेश्चन के आंसर देने की। तो इस प्रकार से हम उद्दीपक के माध्यम से व्यवहार में परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का शिक्षा में अनुप्रयोग। स्किनर ने क्रिया प्रसूत सिद्धांत को शिक्षा में अनुप्रयोग होती एक प्रणाली विकसित की है जो इस प्रकार है। उसको बोलते हैं अभिकर्मित अनुदेशन। कई बार इस पे क्वेश्चन आता है। इस विधि को स्किनर द्वारा प्रकाश में लाया गया। यह स्वयं प्रयास से सीखने पर बल देती है, लर्निंग बाय डूइंग। इस विधि में विषय को छोटे छोटे भागों में विभक्त किया जाता है। यानी कि कोई टॉपिक है, कोई भी मान लीजिए कोई फ्रैक्शन का टॉपिक है, इस फ्रैक्शन के टॉपिक को कई डिवाइडर में बांट दिया जाएगा, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाएगा और हर एक चीज का लिंक होगा, यानी कि ये श्रृंखलाबद्ध होगी, क्रमबद्ध होगा और इसका इससे संबंध होगा। और विषय को अति सरल ढंग से उचित उदाहरणों के सहयोग से प्रस्तुत किया जाता है। मतलब ये उदाहरण से नियम की तरफ ये नियम जाता है, जिससे छात्र विषय को स्वयं प्रयास से सीखते हैं। यह विधि सरल से कठिन के सिद्धांत पर आधारित है। विषय वस्तु की समाप्ति पर मूल्यांकन प्रश्न प्रस्तुत किए जाते हैं, जिससे छात्र की उपलब्धि का आकलन हो जाता है। तो मतलब ये जो अभिकर्मित अनुदेशन है, ये उदाहरण से नियम की तरफ है, सरल से कठिन की तरफ है और इसमें मूल्यांकन भी किया जाता है ताकि बच्चों का आकलन किया जा सकता है। और किसी भी सब्जेक्ट को वो बड़े छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर देते हैं। जैसे फ्रैक्शन समझाना है तो पहले ये वाला फ्रैक्शन समझाएंगे, फिर इससे टफ फ्रैक्शन में जाना है तो 1/, मान ले एक ये तो फिर ये कितना होगा, फिर इससे भी टफ फ्रैक्शन में जाना है तो -/2 और फिर ये इंटीजर्स ला देंगे 1 सही 2/2 इस तरीके। तो ये स्टेप टू स्टेप हमने इसको डिवाइड किया थी। मिक्स फ्रैक्शन क्या हो गया, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, तो एक के बाद एक जब इस श्रृंखलाबद्ध तरीके से सिखाया जाएगा तो इसी को हम अभिकर्मित अनुदेशन कहते हैं। अब बात करते हैं कि अभिकर्मित अनुदेशन की विशेषता क्या है। देखिए, इसकी विशेषता है कि विषय वस्तु को छोटे छोटे पदों में विभक्त किया जाता है। इसमें छात्र अध्यापक की सहायता के बिना स्वयं ही अपनी गति से सीखता है। प्रत्येक प्रश्न को सही हल करने के उपरांत ही दूसरा प्रश्न आता है। यह विधि व्यक्तिगत भिन्नता के सिद्धांत पर आधारित है, क्योंकि इसमें बच्चा स्वयं कर रहा है तो वो अपनी गति से ही सीख रहा है, जिसमें छात्र अपनी क्षमता के अनुसार आगे बढ़ता है। अब बात करते हैं कि ये जो सिद्धांत है, क्रिया प्रसूत सिद्धांत स्किनर का, इसकी आलोचना
किन कारणों से की जाती है? देखिए, यह सिद्धांत के प्रयोग नियंत्रित परिस्थितियों में किए गए हैं। इनका प्रयोग स्वाभाविक परिस्थितियों में कितना उपयोगी हो सकता है, यह विचारणीय बिंदु है। इस सिद्धांत के प्रयोग में जानवरों पर घटित किए गए हैं। यह नियम मानवों पर किस तरह लागू किए जा सकते हैं? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसकी उत्सुकता से आदि का ध्यान इस अधिगम में नहीं रखा गया, इसलिए ये एक इसका आलोचनात्मक बिंदु हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये एक नियंत्रित, एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में इसका प्रयोग किया गया और इसका प्रयोग जानवरों और पक्षियों पे किया गया, मानव पे नहीं किया गया। तो इस आधार पे ये कहा जा सकता है कि किस प्रकार से ये ह्यूमन पे लागू होगा, तो इस प्रकार से इसकी आलोचना की जा सकती है। अब इस सिद्धांत के अलग अलग नामों से जाने जाते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। स्किनर का जो क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत है, इसको दूसरे नामों से, किन किन नामों से जानते हैं उनको पढ़ लेंगे। इसको सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत भी कहते हैं, अभिकर्मित अनुदेशन सिद्धांत भी कहते हैं, नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत भी कहते हैं, कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत भी कहते हैं, RS थ्योरी भी कहते हैं, और स्किनर RS थ्योरी ऑफ लर्निंग भी कहते हैं। तो इनमें से कोई भी अगर आपसे एग्जाम में पूछ रहे तो आप घबराइएगा मत, वो स्किनर के सिद्धांत की ही बात कर रहा है। तो दोस्तों, आज की इस कक्षा में हमने स्किनर के सिद्धांत के बारे में जाना। कॉन्सेप्ट क्लास थी ये। अगर आप इसको समझ गए तो इस पे आधारित कई क्वेश्चन आप कर सकते हैं। आपको कक्षा कैसे लगी, प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि आप जब सब्सक्राइब करते हैं मुझे मोटिवेशन मिलती है नई नई वीडियो बनाने की। तो अगली कक्षा में फिर आपसे मुलाकात होगी, और अगली कक्षा में मैं थॉर्नडाइक के बारे में पढ़ाऊंगा। किसके बारे में? थॉर्नडाइक के बारे में। थॉर्नडाइक के बारे में ये क्लास लेके आने वाला हूं मैं अगली कक्षा में। तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगले क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू दोस्तों, अगली कक्षा में फिर आपसे मुलाकात करते हैं। धन्यवाद।